तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की तरफ से रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की लेटेस्ट मूवी भूत बंगला के बारे में। जो भूत बंगला मूवी अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुई है। बाकी इस मूवी की स्पेशलिटी की बात करें तो यह भूत बंगला मूवी भी स्त्री और मुंजिया की तरह एक हॉरर कॉमेडी मूवी है एंड इसीलिए ये मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। सो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी पूरी मूवी की स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप में से जो भी लोग अब तक इस मूवी को नहीं देख पाए हैं वह सभी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर मूवी का नाम यानी कि भूत बंगला जरूर लिखना। बाकी अगर आपको कमेंट्स में कुछ कहना हो तो आप वो भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। तो इस भूत बंगला मूवी की स्टार्टिंग होती है मंगलपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जहां पर मूवी के स्टार्ट होते ही हम ये देखते हैं कि रात के समय बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। यहां पर हम ये देखते हैं कि 4 लड़के इस गांव के अंदर अपने किसी दोस्त की शादी अटेंड करने आए होते हैं, लेकिन बारिश तेज होने की वजह से वो लोग ट्रेन से उतरकर रेलवे स्टेशन पर ही रुक जाते हैं और बारिश के खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन इस टाइम पर इन चारों दोस्तों को काफी ज्यादा ठंड लगती है, पर फिर उसी टाइम पर उनकी नजर पास के एक इंसान पर पड़ती है, जिस इंसान ने अपने सामने आग जला रखी होती है। और फिर इसीलिए चारों दोस्त बिना देरी किए उस आग के पास चले जाते हैं। आग के सामने बैठकर उन चारों दोस्तों को काफी अच्छा लगता है, लेकिन वह लोग यह नोटिस करते हैं कि वह आग जिसने जलाई होती है वह इंसान काफी बूढ़ा इंसान होता है, जो कि शायद से इस मंगलपुर गांव का ही था। और अब इसीलिए चारों दोस्त उस बूढ़े इंसान से बातचीत करना शुरू करते हैं एंड वो लोग उसे बताते हैं कि वो चारों दोस्त इस मंगलपुर गांव के अंदर अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आए हैं। लेकिन मंगलपुर गांव को लेकर कई सारी रहस्यमय कहानियां थीं, और उन्हीं में से एक कहानी यह थी कि सालों पहले यहां पर जब भी शादी होती थी तो शादी वाली रात को ही एक राक्षस दुल्हन को उठाकर ले जाता था। अब यह बात बताकर वो चारों दोस्त बूढ़े इंसान से पूछते हैं कि क्या सच में यह कहानियां सच थी, और सच में कई साल पहले इस गांव के अंदर जब भी शादी होती थी तो क्या दुल्हनों को शादी वाली रात को ही कोई राक्षस ले जाता था। इस बात को सुनकर वो बूढ़ा इंसान उन्हें यह जवाब देता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, और आज से बहुत साल पहले इस मंगलपुर गांव के अंदर ऐसा हुआ करता था। अब इसके बाद ही वो बूढ़ा इंसान उन चारों दोस्तों को इस मंगलपुर गांव की कहानी सुनाना स्टार्ट करता है, जहां पर कहानी शुरू होती है आज से कई साल पहले से। कहानी के शुरू होते ही हम यह देखते हैं कि सालों पहले भरतपुर गांव के अंदर लोग शादियां करने से डरा करते थे, और वह इसीलिए क्योंकि इस गांव के अंदर जब भी शादी होती थी तो शादी वाली रात को एक दुल्हन को एक राक्षस उठा के ले जाता था, और फिर उसके बाद वह दुल्हन कभी भी किसी को नहीं मिलती थी। लेकिन फिर एक दिन हम यह देखते हैं कि कुछ लोग इस बात को नहीं मानते और वह लोग भरतपुर गांव के अंदर शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी होने के बाद ही जैसी बारात बस में बैठकर वहां से जाने लगती है, वैसे ही भरतपुर गांव के एक जंगल के अंदर उस बस का टायर पंचर हो जाता है, जिसके बाद टायर पंचर होने की वजह से सारे बारातियों को बस से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन जैसे ही सारे बाराती बस से बाहर निकलते हैं, वैसे ही हम यह देखते हैं कि उन सबके ऊपर एक काला साया, जो कि हो सकता है कि भरतपुर का राक्षस ही हो, वो हमला कर देता है। और वो राक्षस कई लोगों को जान से मार के दुल्हन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। और इस तरह से हमें दिखाया जाता है कि इस भरतपुर गांव के अंदर इस राक्षस का कहर कितना खतरनाक है। लेकिन फिर इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और फिर मंगलपुर गांव के अंदर हम यह देखते हैं कि उस गांव के अंदर एक काफी बड़ी हवेली होती है, और उस हवेली का जो मालिक होता है वह काफी ज्यादा अमीर इंसान होता है एंड उसका नाम होता है दुष्यंत महाराज। लेकिन इस दुष्यंत महाराज को हमें दिखाया नहीं था, और कुछ समय बाद ये खबर आती है कि दुष्यंत महाराज की मृत्यु हो गई है, और इसीलिए दुष्यंत महाराज की मृत्यु होने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। एंड इन सब के बाद हमें ये पता लगता है कि दुष्यंत महाराज अपने जाने के बाद अपने पीछे बहुत सारी संपत्ति छोड़ गए हैं, और वो बड़ा सा बंगला भी छोड़ गए हैं। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा यूके के अंदर लंदन शहर को देखते हैं। अब लंदन शहर के
अंदर हम एक घर को देखते हैं जो घर होता है डॉक्टर वासुदेव आचार्य का। एंड इसी डॉक्टर वासुदेव आचार्य की फैमिली में इनका एक बेटा और एक बेटी भी होते हैं। हम ये जानते हैं कि डॉक्टर वासुदेव आचार्य का जो बेटा होता है वो होते हैं अक्षय कुमार, जिनका मूवी के अंदर नाम होता है अर्जुन, जो कि एज ऑफ कोर्स इस मूवी का मेन कास्ट भी है। एंड अक्षय कुमार के साथ यानी कि अर्जुन के साथ उसकी एक बहन भी होती है जिसका नाम होता है मीरा। और यहाँ इनके घर में इस टाइम पर हमें यह पता लगता है कि अर्जुन की बहन जो कि मीरा है वो किसी लड़के से प्यार करती है जिस लड़के का नाम है राहुल। और अब इसीलिए मीरा और राहुल दोनों की फैमिलीज मिलकर इन दोनों की शादी करने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि अर्जुन और मीरा के जो फादर होते हैं यानी कि वासुदेवाचार्य, वो अपने किसी सेमिनार के काम की वजह से ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, जिस वजह से अर्जुन और मीरा घर पर अकेले होते हैं। लेकिन फिर उसी टाइम पर उन दोनों के घर पर एक लॉयर आता है, जो लॉयर उन दोनों को ये बताता है कि उन दोनों के दादाजी थे जिनका नाम था दुष्यंत महाराज। और वो दुष्यंत महाराज मंगलपुर गांव के अंदर बहुत ही अमीर इंसान थे, जिनके पास वहां पर करोड़ों अरबों की जायदाद और एक बहुत ही बड़ा बंगला था। लेकिन अब कुछ टाइम पहले उनका देहांत हो गया है और इसीलिए उनके विल के हिसाब से, जो विल उन्होंने अपने मरने के पहले बनवाई थी, उसके हिसाब से अब उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी उनकी पोती मीरा के नाम हो चुकी है। और फिर ये सारी बात बताने के बाद वो लॉयर मीरा के सिग्नेचर लेता है एंड वहां से चला जाता है। अब दोस्तों, अपने दादा और उनके विल की बात जानकर मीरा और अर्जुन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मीरा और अर्जुन अपने दादा के बारे में जानते तो थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें उनके दादा से कभी मिलवाया नहीं था, ना ही वह लोग उनसे मिलने कभी मंगलपुर गांव गए थे। और वह दोनों यह बात तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि उनके दादा के पास ऐसी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है। अब इसलिए यह बात जानते ही वह दोनों जल्दी से अपने फादर को कांटेक्ट करते हैं। लेकिन अब क्योंकि इस टाइम पर वासुदेवा आचार्य फ्लाइट के अंदर होते हैं, इसीलिए वह फोन अटेंड नहीं कर पाते एंड उनकी बात नहीं हो पाती। अब प्रॉपर्टी और वो बंगला मिलने की वजह से अर्जुन काफी ज्यादा खुश होता है। और अब क्योंकि वो अपनी बहन की शादी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, इसीलिए वो ये फैसला करता है कि अब वो अपनी बहन की शादी अपने उसी खानदानी बंगले के अंदर करेगा। अब ऐसा करने के लिए अर्जुन यह प्लान करता है कि अब वह इंडिया मंगलपुर जाएगा और वहां जाकर सबसे पहले अपने बंगले को देखेगा एंड वहां अपनी बहन की शादी की तैयारी करेगा, ताकि वह उसी बंगले में अपनी बहन की शादी कर सके। अब ऐसा करने के लिए अर्जुन जल्दी से इंडिया जाता है और इंडिया पहुंचकर ट्रेन लेके सीधा भरतपुर जाता है। अब भरतपुर जाते हुए ट्रेन के अंदर ही उसकी मुलाकात फम्मिका गब्बी से होती है, जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है प्रिया। और यहाँ ट्रेन के अंदर हम भी देखते हैं कि प्रिया ट्रेन के अंदर से गिरने वाली होती है, लेकिन फिर उसी टाइम पर अर्जुन उसकी जान बचाता है, जिसके बाद उनकी मुलाकात अच्छी होती है और फिर वो एक दूसरे से मिलकर वहां से अपने रास्ते निकल जाते हैं। बट यहां से इन दोनों को यह पता लग जाता है कि उन दोनों की मंजिल मंगलपुर ही है, क्योंकि वह दोनों मंगलपुर ही जा रहे हैं। अब इसके बाद ही अर्जुन मंगलपुर पहुंचता है और वहां जाकर अपने बंगले के पास जाता है। अपने बंगले के पास पहुंचकर अर्जुन की मुलाकात शांताराम नाम के एक बूढ़े इंसान से होती है, जिस शांताराम को गांव के अंदर सब लोग शंभू बाबू कहते हैं। और इसी बूढ़े इंसान का किरदार मूवी के अंदर प्ले किया है लेजेंडरी एक्टर असरानी ने। यह शंभू बाबू बेसिकली इस बंगले का केयरटेकर होता है, जो कि अर्जुन को रिसीव करके उसे सीधा बंगले के अंदर ले जाता है एंड उसे बंगले के बारे में सारी चीजें बताता है। लेकिन इस बंगले के बारे में सब कुछ दिखाने और बताने के बाद ये शंभू बाबू अर्जुन को एक कमरा दिखाता है, जो कि असल में एक खास कमरा होता है। अर्जुन पूछता है कि आखिरकार यह कमरा किस चीज का है और यहाँ पर क्या किया जाता था, और आखिरकार इस कमरे के ऊपर यह बड़ा सा ताला क्यों लगा हुआ है। ये चीजें सुनकर शंभू बाबू अर्जुन को बताता है कि यह कमरा हमेशा ही बंद रहता है और इस कमरे पर ये जो बड़ा सा ताला लगा है, इसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके दादा के पास थी। और एक्चुअली में यह कमरा उनका पूजा रूम हुआ करता था, जिसके अंदर वह कभी कभी आकर यहाँ पर पूजा किया करते थे और पूजा पूरी होने के बाद कमरे को दोबारा लॉक करके चाबी अपने साथ ले जाते थे। अब अर्जुन को उस कमरे से कोई खास मतलब नहीं था एंड इसीलिए वो उसे इग्नोर करता है और वो अपने बंगले को एंजॉय करने लगता है। लेकिन अब क्योंकि बंगले में काफी ज्यादा गंदगी होती है और बंगले की हालत भी काफी खराब होती है, इसीलिए वो उसकी मरम्मत करवाने लगता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही उसे वहां पर अपनी बहन की शादी करनी है। अब इसके बाद ही अर्जुन यह सारी चीजें देखकर काफी खुश होता है और इसीलिए वो अपनी बहन मीरा को फोन करता है एंड वो उससे कहता है कि मैंने यहां पर आकर बंगला देख लिया है
बंगला बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है और इस बंगले में 200 से भी ज्यादा कमरे हैं और अब इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि तेरी शादी मैं यहीं पर करूंगा। एंड इसीलिए तू अपने होने वाले पति यानी कि राहुल एंड उसकी पूरी फैमिली को यह बता दे कि अब जो वेडिंग डेस्टिनेशन है वो हमारा यही बंगला होगा। इसके बाद ये सारी चीजें फिक्स हो जाती है और अर्जुन अपनी बहन की शादी की तैयारियां करने लगता है। ऐसा करने के लिए अर्जुन एक वेडिंग प्लानर को बुलाता है, जो वेडिंग प्लानर दिल्ली के करोल बाग से आता है और वो वेडिंग प्लानर एक्चुअली में परेश रावल होते हैं और परेश रावल का इस मूवी के अंदर नाम होता है जगदीश। और वेडिंग प्लानर के साथ साथ अर्जुन वहां पर कई सारे गांव के लोगों को भी हायर करता है ताकि वो वहां पर बंगले की साफ सफाई करवा सके। लेकिन जब अर्जुन जगदीश से यानी कि परेश राहुल से शादी की तैयारियों की बातचीत कर रहा होता है, तभी वहां पर बंगले का केयरटेकर यानी कि शंभू बाबू आता है और वह यह सुन लेता है कि यहां पर किसी की शादी की बात हो रही है। एंड इसीलिए वो अर्जुन से पूछता है कि आखिरकार वो किसकी शादी की बात कर रहे हैं, जो सुनकर अर्जुन उसे बताता है कि मैं अपनी बहन की शादी की बात कर रहा हूं एंड मैं अपनी बहन की शादी अपने इसी बंगले में करने वाला हूं। इस बात को सुनते ही हम ये देखते हैं कि गांव के जितने भी लोग वहां पर साफ सफाई कर रहे होते हैं वह सारे डर के मारे बंगले से बाहर भाग जाते हैं और शंभू बाबू भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये चीज देखकर अर्जुन और परेश रावल को कुछ भी समझ नहीं आता और फिर इसीलिए अर्जुन शंभू बाबू से ये पूछता है कि आखिरकार वो चिल्ला क्यों रहे और गांव के सारे लोग डर के भाग क्यों गए। मैंने तो बस अपनी बहन की शादी की बात की थी। लेकिन शंभू बाबू अर्जुन को बताता है कि असल में इस गांव के अंदर कोई भी शादी नहीं होती और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब भी इस गांव के अंदर कोई शादी होती है तो शादी वाली रात को ही दुल्हन को एक राक्षस उठा के ले जाता है। यह बात सुनकर अर्जुन उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और वह शंभू बाबू से पूछता है कि अगर ऐसी बात है कि यहाँ पर शादी नहीं होती तो यहाँ पर लोग रह कैसे रहे हैं। यह बात सुनकर शंभू बाबू उसे यह बताता है कि यहाँ पर गांव में लोग रहते हैं और रहने का कारण यह है कि इस मंगलपुर गांव की जो धरती है वह बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से यहाँ पर रहने वालों की यहाँ पर रहना मजबूरी है। लेकिन जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो शादी यहाँ नहीं करते, बल्कि वो शादी करने के लिए यहाँ पास में जो गंगा नदी बहती है उसे पार करके दूसरे गांव जाते हैं और फिर वहां जाकर शादी करके कुछ समय बाद वापस आते हैं। और इसीलिए अब तक इस गांव के अंदर जिन जिन ने भी शादी की है उन सब की दुल्हनें गायब हो चुकी है, क्योंकि उन सभी को राक्षस उठाकर ले गया आए। अब इन बातों को सुनकर अर्जुन को शंभू बाबू की बातों पर बिलीव नहीं होता है एंड फिर इसीलिए शंभू बाबू अर्जुन को पूरी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं और वह उसे बताते हैं कि आखिरकार इस राक्षस का रहस्य क्या है। वो बताते हैं कि जिस राक्षस की वो लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है वधूसुर और उसे वधूसुर भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो नई नवेली वधुओं को उठाकर लेकर जाता है एंड वधू माने नई नवेली दुल्हन। वो बताते हैं कि वधूसुर की कहानी की शुरुआत होती है आज से सदियों पहले से। आज से सदियों पहले पांडवों के द्वारा बनाए गए इंद्रप्रस्थ साम्राज्य के अंदर एक असुर कन्या को एक देवपुत्र से प्यार हो जाता है, जिसके बाद ही वह असुर कन्या गर्भवती हो जाती है और उसके गर्भ में देवपुत्र का अंश आ जाता है। लेकिन जब ऐसी इस बात के बारे में देवताओं और असुरों को पता लगता है तब उन सबके बीच हाहाकार मच जाता है। और अब क्योंकि वह होने वाला बच्चा ना तो पूरी तरह से देव था और ना ही पूरी तरह से असुर, इसीलिए उस बच्चे को देव और असुर दोनों ही अपनाने से मना कर देते हैं और सभी लोग यह तय करते हैं कि वह सब इस बच्चे के पैदा होते ही उसे मार देंगे। लेकिन यह बात जानकर वह असुर कन्या वहां से दूर चली जाती है और कहीं दूर अकेले में जाकर उस बच्चे को जन्म देती है। पर जब देवता उसे ढूंढते हुए आकर उस बच्चे को मारने आते हैं तभी वह असुर कन्या अपने बच्चे को बचाने के लिए सीधा अंधकार के राजा के पास जाती है, जिसका नाम होता है अंधकारता। वो असुर कन्या अपने बच्चे को अंधकारता को सौंप देती है, जिसके बाद अंधकारता उस बच्चे को अपनाता है और उसे अपने साथ अपनी अंधेरी दुनिया में रखता है। इसके बाद पैदा होने वाला वो असुर धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने लगता है और जब धीरे धीरे करके वह बड़ा होता है तब वह शिव जी की बहुत तगड़ी तपस्या करता है। वो अपनी इस तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर लेता है और उनसे यह वरदान मांग लेता है कि उसे कभी भी कोई भी ना मार पाए। उसकी मांग सुनकर शिव जी उसे वरदान देते हैं कि इस पूरे संसार के अंदर उसे कोई नहीं मार पाएगा। अगर उसकी मृत्यु होगी भी तो या तो सिर्फ उसके अपने हाथों से या फिर उसी के किसी अपने अंश के हाथ से। अब इस वरदान के बाद वह इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया कि उसने पूरी दुनिया में
हाहाकार मचा दिया और उसी राक्षस को जाना जाता है वधूसुर के नाम से। वधूसुर ने शक्तिशाली होने के बाद चमगादुड़ की अपनी खुद की सेना बनाई और अमावस वाली रात जिस दिन घोर अंधेरा रहता है उस दिन सारे देवताओं पर हमला कर दिया। और कमाल की बात तो यह थी कि उस युद्ध के अंदर कोई भी देवता उसे हरा भी नहीं पाया। लेकिन फिर यह देखकर सारे देवताओं ने विष्णु जी से मदद मांगी, जिसके बाद देवताओं की मांग पर विष्णु जी ने एक अप्सरा को धरती पर भेजा और उसे कई खास तरह की पावर्स दी। वो अप्सरा धरती पर आकर सीधा मंगल बन गई, यानी कि वहां पर जहां पर अभी का मंगलपुर है, और वहां पर आकर वधूसुर से मिली। उसकी सुंदरता देखकर वधूसुर उसके प्रेम में आ गया और उसे पाने का प्रयास करने लगा। जो चीज देखकर उस अप्सरा ने वधूसुर से यह कहा कि वह एक हो सकते हैं लेकिन शादी होने के बाद। इसके बाद वधूसुर भी उससे शादी करने को तैयार हो गया, लेकिन असल में यह उस अप्सरा का ट्रैप था। और वह इसीलिए क्योंकि शादी वाले दिन जब उस अप्सरा ने वधूसुर को वरमाला पहनाई तो उसने उसके पीछे खंजर छुपा रखा था, जिस खंजर से मारकर उसने वधूसुर की जान ले ली। और अब क्योंकि माला पहनते समय वधूसुर ने भी अप्सरा का हाथ पकड़ लिया था, इसीलिए वधूसुर को वो खंजर कुछ ऐसे लगा कि मानो उसने खंजर अपने आप को ही मारा हो, जिस वजह से वधूसुर के प्राण चले गए। लेकिन वधूसुर की मृत्यु के बाद जहां उसका शरीर गिरा, वहां पर ही काला जादू करने वाले एक समुदाय ने उसका एक मंदिर बना दिया, जहां पर वह उसकी पूजा करने लगे और यह कोशिश करने लगे कि वह लोग वधूसुर को फिर से जीवित कर सके। और ऐसा भी इसीलिए क्योंकि अगर वधूसुर को वह लोग जीवित कर देते तो वधूसुर उनकी सारी मांगों को पूरा कर देता, लेकिन ऐसा ना हो पाए और वधूसुर फिर से जीवित ना हो, इसके लिए उस अप्सरा ने मंदिर के बाहर ही एक बड़े से पेड़ का रूप ले लिया और वधूसुर को फिर से जीवित होने से रोक दिया। और फिर तब से लेकर आज तक वधूसुर का वो मंदिर और अप्सरा का वो पेड़ इसी मंगलपुर के अंदर ही है। हालांकि कुछ समय बाद ऐसा एहसास हुआ कि वधूसुर की जो आत्मा है वो अभी भी आजाद है और वो यहीं आसपास ही भटकती है। और अब क्योंकि वधूसुर ने नई नवेली दुल्हन से धोखाया था, इसीलिए वो शादी होने के बाद नई नवेली दुल्हनों को उठाकर ले जाता है। अब हालांकि दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनने के बाद भी अर्जुन और इवन परेश रावल दोनों में से कोई भी उसकी कहानी पर बिलीव नहीं करता। एंड अर्जुन ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन की शादी यहीं करेगा एंड वह इन सारी मनगढ़ंत कहानियों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेगा। लेकिन जब शंभू बाबू अर्जुन को कई बार रोकने की कोशिश करता है, तब उससे गुस्सा होकर अर्जुन शंभू बाबू को ही वहां से जाने के लिए कह देता है। बाकी दोस्तों इसके बाद ही मूवी के अंदर राजपाल यादव की भी एंट्री होती है। एंड अब क्योंकि ये कॉमेडी मूवी भी है, इसलिए मूवी में कई सारे कॉमेडी सीन्स दिखाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे करके इस बंगले के अंदर चीजें अजीब होने लगती है, जैसे कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को रात के समय किसी साए का एहसास होता है। रात के समय में कोई अचानक से बिस्तर से नीचे गिर जाता है, कोई किसी की टांगे पकड़ के खींचने लगता है तो किसी पर अचानक से हमला हो जाता है। और धीरे धीरे करके हमें भी यह एहसास दिलाया जाता है कि हो ना इस बंगले के अंदर किसी ना किसी का साया तो जरूर है। लेकिन दोस्तों फिर एक रात बहुत ही अजीब सी चीज होती है। रात के समय में राजपाल यादव जब अपने कमरे में सो रहा होता है, तब वो अचानक से उठकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने मानो किसी का साया खड़ा होता है, जो कि देखते देखते राजपाल यादव को अपने वश में कर लेता है। जिसके बाद ही राजपाल यादव धीरे धीरे करके चल के बंगले से बाहर निकलता है और बंगले के बाहर वाले जंगल में घुस जाता है। बट लकीली उस पर नजर अर्जुन की पड़ती है, इसलिए अर्जुन उसे देखकर सीधा परेश रावल को अपने साथ लेता है और वो दोनों भी राजपाल यादव के पीछे जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर जाने के बाद जब वो दोनों मिलकर राजपाल यादव को पकड़ते हैं, तब वो उन दोनों को बताने लगता है कि इस टाइम पर वो तीनों वधूसुर के मंदिर के सामने खड़े हैं। वो उन दोनों को वधूसुर का मंदिर दिखाता है और उसके बगल में उस अप्सरा का पेड़ भी दिखाता है। एंड दोस्तों इस टाइम पर राजपाल यादव को यह सारी चीजें इसीलिए पता होती है क्योंकि वो काले साये के या फिर यूं कहें वधूसुर के वश में होता है। लेकिन फिर तभी वहां पर अचानक से बहुत सारे चमगादड़ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों डर जाते हैं और वापस से बंगले के अंदर भाग जाते हैं। अब हालांकि इसके बाद काफी समय बीत जाता है और सारी चीजें काफी सुख शांति से निकल जाती हैं। लेकिन फिर तभी एक दिन अचानक से अर्जुन को उसके फादर का फोन आता है, यानी कि वासुदेवाचार्य का। फोन उठाते ही वासुदेवाचार्य अर्जुन को बहुत ज्यादा डांटते हैं एंड वो उससे कहते हैं कि वो किससे पूछकर अपने गांव वाले बंगले में गया है। बट इस बात को सुनकर अर्जुन अपने फादर से ये कहता है कि आपने आखिरकार ये सारी बातें हमसे क्यों छुपाई थी और क्यों आपने अभी तक हमें यहाँ पर आने नहीं दिया था।
और रही बात आपको यहाँ पर बिना बताए आने की, तो जब हमें दादाजी के बारे में और इन सारी चीजों के बारे में पता लगा था तब हमने आपको कई सारे फोन किए थे, लेकिन अब क्योंकि उस टाइम पर आप अपने सेमिनार की वजह से ऑस्ट्रेलिया में थे, इसलिए आपने हमारे फोन नहीं उठाए थे। अब इन सारी बातों के बाद अर्जुन का फादर उसे कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और तुम जल्दी से वहां से वापस आ जाओ। लेकिन यह बात सुनकर अर्जुन उसे कहता है कि वो वापस नहीं आएगा और उसने तो यहाँ पर अपनी बहन की शादी भी फिक्स कर दी है और अब उसकी बहन की शादी इसी बंगले के अंदर ही होगी। लेकिन इस बात को सुनकर अर्जुन का फादर उसे कहता है कि अब अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम बस मेरी बात मानकर गांव से थोड़ी दूरी पर जो आश्रम है उस आश्रम के मुख्य पुरोहित से मिलो और उनसे मिलकर उन्हें बंगले की बात बताओ। अगर वह कहते हैं कि शादी कर लो तो कोई बात नहीं कर लेना, लेकिन अगर वह मना करते हैं तो वहां पर शादी नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों, कुछ दिन पहले रात में होने वाली घटना को देखकर अर्जुन भी इस बात को जानता था कि हो ना हो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है और यहाँ गांव में रहने वाले लोग बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अब तो अर्जुन ने भी इन चीजों से देखा था और कहीं ना कहीं रात के समय काले साए को फील भी किया था। एंड इसीलिए वह जल्दी से बिना देरी के गांव के बाहर आश्रम में जाता है और वहां पर मुख्य पुरोहित से मिलकर बातचीत करता है। अब इसके बाद ही अर्जुन आश्रम में आकर मुख्य पुरोहित से मिलता है और उनसे वधूसुर के बारे में पूछता है, जिस पर मुख्य पुरोहित अर्जुन को यह बताते हैं कि वधूसुर की कहानी बिल्कुल सच है और सच में उसका मंदिर आज भी मंगलपुर के अंदर ही है। लेकिन रही बात शादी करने की, तो मेरे ख्याल से तुम अपनी बहन की शादी उस बंगले में कर सकते हो। अब आगे वो मुख्य पुरोहित अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन जो तुम्हारे दादाजी थे यानी कि दुष्यंत महाराज, वो मुझसे भी बड़े पुरोहित थे और जब वह जीवित थे तो 6 महीने पहले मेरी उनसे एक बार मुलाकात हुई थी, जिस मुलाकात के अंदर उन्होंने मुझे यह बताया था कि वधूसुर ऐसे जीवित नहीं होने वाला, इसीलिए मंगलपुर के अंदर लोग ऐसे ही डर रहे हैं और अब किसी की शादी कराने में मंगलपुर के अंदर कोई खतरा नहीं है। और अब क्योंकि अर्जुन तुम्हारे दादा दुष्यंत महाराज जी मुझसे बड़े पुरोहित हैं,